Hello, this is चंदन कुमार एंड वेलकम टू जीकू मैथ्स। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, यही मैं आप सभी से कामना करता हूँ। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको मेरा जो ट्रिग्नोमेट्री वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें आपने देखा कि मैंने क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसी प्रकार मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 के विद्यार्थियों का, रियल नंबर। इस रियल नंबर के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि जो अगर सीनियर विद्यार्थी हैं तो सीनियर विद्यार्थियों के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ भी जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं इन सभी लोगों से भी ये निवेदन करूंगा जरूर कि वे लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, यदि वे सीनियर हैं तो भी। और क्लास 10, 9, 10, 12 के बच्चे जो भी हैं, वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को जो है आगे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो, चैप्टर नंबर जो रियल नंबर है, रियल नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन फर्स्ट है, वो धन पूर्णांक है। 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, ये क्वेश्चन आपके पास है। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर ये पहले की बात कर रहा है तो जो +5 है उसमें कुछ नहीं करेंगे, इस +5 में से हम माइनस कर देंगे। अगर वो पहले की संख्या पूछ रहा है तो, और आगे की संख्या पूछता तो हम लोग +1 कर देते। अब 6a+5 में से अगर हम 1 माइनस भी कर देते हैं तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसमें से हम क्या करेंगे, 5 - 1 कर देंगे तो a+4 आएगा। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, तुम वो देख कर डालते हैं। क्लास 10 के विद्यार्थियों से कोई भी विद्यार्थी उसको देख कर बता देगा कि इसका आंसर कितना, a+4। इसको आपको ट्रिक लगाना है। अब जो है जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं जो इस 2023 में पेपर दे रहे हैं, वे ध्यान से देखिएगा। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व तो कीजिएगा अपनी नोटबुक पे, लेकिन नोटबुक पे छोड़ मत दीजिएगा। आप इसको जाकर के आप जो आपका जो ओएमआर शीट मिला होगा, उस ओएमआर शीट में इस ऑप्शन को जरूर फिल कीजिएगा कि पहले का कौन सा आंसर सही है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके सिर्फ कॉपी मत लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप वहां भी लिख सकते हैं, लेकिन ओएमआर पे जाके जरूर फिल कीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, क्या ए है कि बी है कि सी है। अगर बी है तो बी वाले को आप पूरा पूरा गोला बना दीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं अपरिमेय संख्या पे, कि अपरिमेय संख्या होती कौन है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या की बात करें तो ये जो है, इसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। आपने जो है पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। मैं आपको जरा अपरिमेय संख्या का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, या रेशनल नंबर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा। वाकई में होता क्या है कि एक डेसिमल आता है। डेसिमल मतलब कि दशमलव संख्या आती है। वो जो दशमलव संख्या होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। दशमलव संख्या दो टाइप की होती है। एक आपका होगा रिपीटिंग, एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग। एक होगा आपका नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, कोई संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही होती है। अगर रिपीटिंग की बात करें और नॉन रिपीटिंग की बात करें तो इसमें एक टर्मिनेटिंग हो सकता है हमारा, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है वो ध्यान से देखिएगा, वो आपकी दो टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप की होगी आपकी। एक को हम बोलेंगे कि ये रिपीटिंग है, यानी कि पुनरावृत्ति है इसकी, पुनरावृत्ति है इसकी। और एक को बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, अर्थात जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
तो इसमें कॉन्सेप्ट में अगर आपको नॉन रिपीटिंग है, देखिएगा ध्यान से कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी जो अशांत है, उस अशांत के साथ साथ अशांत की बात करें तो अशांत भी दो टाइप का हो सकता है। एक तो आपकी एक ऐसा अशांत होगा जिसकी पुनरावृत्ति हो रही होगी, एक ऐसा अशांत होगा जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। और एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स अभी हम लोग समझ लेते हैं। बट सबसे पहले समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी यदि वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए भी यदि वो रिपीटिंग है, तो उस रिपीटिंग की बात करें कि उस रिपीटिंग को क्या कहेंगे, तो यही हमारा रेशनल नंबर होता है। ये भी हमारा रेशनल नंबर होता है। ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया होगा। ये जो है आपका रेशनल नंबर होता है। थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पे, आप पहले से सीखोगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए यदि नॉन रिपीटिंग है यानी कि पुनरावृत्ति उसकी नहीं हो रही है, तो उस समय वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। इरेशनल इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि भाई रेशनल नंबर का मतलब कि ऐसी संख्या जिसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सके, वो हमारी रेशनल नंबर होती है। और ऐसी संख्या जो हम पी अपन क्यू के रूप में न लिख सके, वो हमारी इरेशनल नंबर होती है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको हम बता दें कि यहाँ जो हम लोग का संख्या था, अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन जो है अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या। इसमें की बात करता है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, 22/7 है, 0.69 है, और 5/16 है। तो इसको तो हम लोग पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। इसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो जरा देखिएगा, ये पाई जो है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, पाई। क्योंकि इसका मान जो होता है एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, हम सभी को पता है और हम रखते भी हैं पाई का मान 22/7, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। एग्जैक्ट न होने के कारण हम ये बात कह सकते हैं कि इसका ये जो अपरिमेय संख्या होगी यहाँ पे पाई होगी। ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान, मतलब इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है संख्या 4√3 क्या है, 4√3। तो 4√3 की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेशनल नंबर, कोई भी एक रेशनल नंबर लेते हैं, कोई भी एक रेशनल नंबर, जैसे कि आपने 4 को लिया हुआ है, ये आपका रेशनल नंबर है, और √3 लिया हुआ है, और √3 आपको पता है कि यह आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और आप इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इरेशनल नंबर का ही मिलेगा, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। तो 4√3 जो होगा उससे क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो आप इसमें से सी वाले को क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। यहाँ क्वेश्चन पूछा परिमेय संख्या, तो भाई आप सभी को ऐसे दिख रहा होगा कि रूट वन की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1 होती है। अर्थात ये जो होगी आपकी, वो आपकी परिमेय संख्या होगी। इसे हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्या जो रिपीटिंग हो रही हो, यानी कि आपका दो टाइप का डेसिमल होता है, एक तो दशमलव होता है। दशमलव मतलब जो दो दो टाइप का होता है, वो तो आपका एक शांत होता है, एक अशांत होता है। तो इसमें आप शांत ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, जब शांत ढूंढेंगे तो आपको ये तीसरा मिल जाएगा। ये जो है आपका, इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, आप इसे क्लिक कर लीजिए। इसकी मैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है, इसकी मैं वीडियो एक अलग से वीडियो से बना दूंगा, और वो जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी बहुत जल्दी काम आता है। अभी मैं मेरे पास टाइम नहीं है उतना जो है, तो इसमें वीडियो में जितना भी हो पा रहा है इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन कर दूंगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल, जो भी सब चीज़ें हैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। m के लिए सम पूर्णांक की बात किया हुआ है, तो सम पूर्णांक यहाँ जो होगा वो 2m होगा। कैसे 2m होगा, अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि 2m कैसे होगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे
जो किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यहाँ हमने आपको बताया हुआ है 2m। तो 2m कैसे होता है, आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा है कि आप इसको, जो 2m है, आप यहाँ पे यदि m का मान पुट करते हैं, m का मान पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, डॉट डॉट कुछ भी पुट करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो सम पूर्णांक ही रूप का आएगा। जैसे आप मान लीजिए कि सबसे पहले आपने m का मान 0 पुट किया, आपने कहा कि सर 0 आया। तो m का मान 1 पुट किया तो फिर अगली बार देखा आपने 2 आया। ऐसे ही m का मान 2 पुट किया तो 4 आ जाएगा। और आप कहेंगे सर कि ये 2 4 6 जो आ रहा है बार बार, ये जो संख्या होती है ये सम पूर्णांक होती है। बट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये 0 भी आया तो क्या 0 सम है? तो आपको जब कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहां जानकारी दी जाएगी कि m अगर 0 है तो 0 एक सम संख्या वहां पे कंसिडर किया जाता है। तो m का मान हम कोई भी पूर्णांक ले तो, और चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, लेकिन वो क्या आना चाहिए, हमारा सम आना चाहिए। इसलिए हम ये कह सकते हैं m का मान हम 0 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल के बात आपको सब सुनने को मिल जाएगा कि 0 जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, हम भी कंसिडर कर सकते हैं। अर्थात इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो अभी हमने यहाँ पे बताया हुआ था इसमें इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ जो रिपीटिंग थी, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग थी, तो मैं कहा कि अगर वो टर्मिनेटिंग है जो शांत है तो वो भी जो है आपका रेशनल नंबर होता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका जो है रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर जो है आपने ध्यान से देख लिया है, मैंने इसको वीडियो जो है अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल्स डिस्क्राइब करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा जाए, वो अलग से हम आपको वीडियो बना देंगे, इन सबके एग्जाम्पल्स, इन सबकी प्रैक्टिस भी आपको करा दी जाएगी, जो कि आपके मतलब आगे काम आने वाला है। अभी फिलहाल के लिए आप अपने बोर्ड की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए, तैयारी करते रहिए इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जो 7 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। 7 का क्वेश्चन क्या कहा है इसने कि किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए यहाँ पे बात किया हुआ है, तो हम बात करेंगे कोई पूर्णांक हमने q लिया और इसमें विषम पूर्णांक जानना है कि विषम पूर्णांक कौन होगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा वो 2q+1 होगा। आप सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं कि 2q+1 है, आप पुट कीजिए 2 और q का मान आप एक बार कोई पूर्णांक ले लीजिए। आप मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम 0 ही ले लेते हैं तो +1 आएगा। तो 2 इंटू 0+1 आपका 1 होगा। फिर 2 q का मान आप एक बार पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, +1। तो 2 इंटू 1 2 और +1 जो होगा आपका कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि 2 इंटू 0 0+1 1 हो गया और 2 इंटू 1+1 3 हो गया। मतलब कि हम कुछ भी यहाँ पे अब पुट करेंगे, अगर चाहे हम क्यू की जगह पे 2 ही पुट क्यों ना करें तो फिर हमारा और 2 पुट करेंगे तो फिर कितना जाएगा, 5। मतलब यहाँ हमारे हमको देखा हमने कि 2q+1 में क्यू की जगह पे कोई पूर्णांक ले रहे हैं तो उस पूर्णांक को लेने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या 2q+1 प्राप्त हो रही है। अर्थात इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 4 है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, n² - 1 जो है 8 से विभाज्य होती है, इसको हमको जानना है। तो मैं यहाँ पे n² - 1 को भी समझा दे रहा हूँ। n² - 1 जो है वो 8 से विभाज्य है यदि n है। तो देखिएगा ध्यान से, n की बात करें तो n के लिए ऑप्शन कौन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में n का मान 0 पुट करना चाहते हैं, n का मान आप पुट करना चाहते हैं, मैंने 0 ले लिया, आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, डॉट डॉट आप ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपने कुछ भी ले लिया, n का मान आपने 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर -1 किया, 0 आया, -1 आया। n² - 1 जो है आपने और पुट करते हैं तो इसमें आप जैसे ही पुट किया, आपने 0 पुट किया तो फिर ये -1 हो जाएगा, 0 -1 -1 हुआ। आप n का मान 1 पुट कीजिए, 1 का मान आप रखते हैं तो 1 का स्क्वायर -1 जो होगा वो 0 होगा। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1 जो रखते हैं वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पे आप जैसे रखिएगा 2 का स्क्वायर -1 तो फिर आपका 3 हो जाएगा। ऐसे ही n का मान रखते जाइए,
जब हम n का मान यहाँ देखिए, आपने 2 की जगह पर रखा, 2 स्क्वायर माइनस 1 किया, 3 आया। अब यहाँ पे अगर आप 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, फिर यहाँ भी आपका 8 आएगा। फिर ऐसे ही जैसे ही आप 4 रखते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, तो फिर आपका 4 का स्क्वायर 16 में से कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप 5 रखते हैं, तो 5 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 1 करते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 1 करते हैं, तो कितना आता है, 24। तो आपने यहाँ क्या देखा, आपने एक चीज ध्यान से देखा है कि जैसे जब n का मान आपने 1 रखा, वो 0 आ गया। n का मान आपने 1 रखा तो 0 आया। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने n का मान यहाँ पे 1 लिया हुआ है, तो आपको 0 मिला है। अगली बार आपने n का मान 3 लिया, तो आपको 8 मिला है। जब अगली बार आपने n का मान 5 लिया हुआ है, तब आपको 24 मिला हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये जो 135 रखने पे आपका मान हमने देखा कि वो संख्या जो प्राप्त हो रही है, वो हमारी संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है, यानी 0 8 से विभाजित हो सकता है। ये जो 0 होता है, 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर। 0 जो है किसी भी संख्या से कट सकता है। यहाँ 8 से काटने की बात हो रही है, तो 0 तो कट ही जाएगा, 8 भी 8 से कट जाएगा, और यहाँ पे जो 24 है वो भी 8 से क्या हुआ, कट जाएगा। यानी देखा आपने कि 135 ऐसी संख्याएं मिल रही हैं हमको, जो और रखें हम लोग, तो वे संख्याएं जो है 8 से कट जा रही हैं। अर्थात यहाँ जो प्राप्त संख्या है, वो संख्या हमारी, हमने देखा कि 135 था, तो ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। तो ये जो ऑप्शन हुआ इसमें, वो विषम वाला ऑप्शन होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी नंबर जो है ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन जो सी है उसको देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो m का मान ज्ञात करना है। तो आप सिंपल से क्या कीजिएगा कि यहाँ 65 है और 117 है, इनका यहाँ एचसीएफ निकाला गया है, और इस एचसीएफ को कहा गया है ये बराबर है किसके, 65 m माइनस 117 के। तो आप क्या कीजिएगा कि जो 65 और 117 है, उसका सिंपल सा है कि आप इसको कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा कि 65 और 117 के एचसीएफ कितना होता है। 65 और 117 के एचसीएफ जो होता है वो 13 होता है, और यहाँ 65 m माइनस 117 है। सॉल्व कीजिएगा, माइनस 117 को इधर भेज दीजिएगा, तो 117 प्लस में हो जाएगा, और 13 प्लस में था ही, इधर हुआ 65 m। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल 130 होगा, और यहाँ 65 m होगा। फिर आप m का जब मान निकालिएगा, तो 130 बटा 65 आएगा, यानी 2 मिलेगा। तो m का मान आपको जो मिला वो कितना मिला, 2 मिला। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो आपको m का मान मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, यानी कि आपका इसमें आंसर जो होगा वो आपका सेकंड होगा। तो आप इसको सेकंड को टिक कर लीजिएगा, जो भी है। अब यहाँ से देखिए ध्यान से आप, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त होता है। और इस टाइप क्वेश्चन है कि मतलब बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है जिससे हम भाग दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या करना है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी 70 और 125 में जब भाग दिया जा रहा है उस संख्या से, तो हमारा शेषफल 5 और 8 बच रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या हमको दी गई है 70 और 125, इस 70 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 5 को, तो वो संख्या प्राप्त होगी 65। और 125 में से यदि हम माइनस कर देते हैं 8 को, तो वो संख्या प्राप्त होती है 117। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 को और 8 को जब माइनस किया, तो जो प्राप्त संख्याएं हैं वो 65 है और 117 है। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसका 65 और 165 और 117 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे, तो आपने सीख ही लिया हुआ कि 65 और 117 का एचसीएफ जो होता है कितना होता है, 13। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है, इसमें जो 4 ऑप्शन दी गई हैं, उसमें जो ऑप्शन है वो 13 है, यानी फर्स्ट आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। फर्स्ट आंसर जो होगा उसमें सही होगा। तो आप इसे गोला जरूर कीजिएगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आप जब भी को सॉल्व कीजिएगा, आप अपनी कॉपी में ही सॉल्व कीजिएगा।
बोर्ड एग्जाम की जो कापियां आ रही हैं उसमें आप सॉल्व कीजिए, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब ऑप्शन भरना होगा तो उसमें आप ओएमआर शीट में ऑप्शन जरूर भरिएगा। बहुत से बच्चे जो है, मतलब बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं लेकिन वो तरीका नहीं पता है, इसलिए मैंने बताया भी अपने वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या आपको कैसे करना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन आप मैथ का सॉल्व कीजिए, अपनी कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो भरना है वो ओएमआर शीट में जाइए और वहां उसको गोला बना दीजिए, वहां भूलिएगा नहीं इस बात को। और भूल जाएंगे तो फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको जो नंबर है वो नंबर भी नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वही 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। अगर यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए एक्स क्यू वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तब मौसा ए और बी कितना होगा। तो आप कुछ मत कीजिएगा, मौसा आपको चाहिए तो आप सिंपल से क्या कीजिए कि इसमें देखिए कि एक्स क्यू है और यहाँ पे एक्स है, एक्स है, तो एक्स क्यू और एक्स का और आप एचसीएफ निकालते हैं तो फिर आपका एक्स ही तो होगा। फिर वाई स्क्वायर और वाई क्यू का यदि आप एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होगी एचसीएफ के तरह उसको हम वो चूज करेंगे। यानी इसमें जो आपका आंसर होगा वो एक्स वाई स्क्वायर होगा, जो सेकेंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये थी कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों पी और क्यू को पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर और क्यू इक्वल टू ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां ए और बी आभाज्य संख्या है, तो लॉसो बताना है हमको पी और क्यू का। तो यहाँ जब एलसीएम बताना होगा तो हम लोग यहाँ बड़ा पावर देखेंगे। तो ए और ए क्यू में जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो आपका ए क्यू है, और बी स्क्वायर और बी में जो हाईएस्ट पावर है आपका वो बी स्क्वायर है। यानी कि यहाँ जो आपको एलसीएम मिलेगा पी और क्यू का वो ए क्यू बी स्क्वायर होगा। यानी कि ऑप्शन अगर बात करें कि ऑप्शन इसमें कौन सही है, तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा सी ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्या कर रहा है कि सुनिश्चित परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होता है। सुनिश्चित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और सुनिश्चित परिमेय संख्या की बात करें तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और इंटू अपरिमेय संख्या, ये कभी भी किसी भी हालात में इनका जो गुणनफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो सदैव क्या होता है, तो सदैव अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। यहाँ अगर हम परिमेय संख्या न लेके और सुनिश्चित परिमेय संख्या भी लेते हैं तो भी उसका जो गुणनफल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो आपका प्रोडक्ट होगा सदैव अपरिमेय संख्या। यानी कि ऑप्शन इसका जो होगा आपका फर्स्ट होगा। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं में विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा कि 1 से लेके 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताइए जो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो जब इसका एलसीएम फाइंड कीजिएगा तो वो आपको आंसर मिलेगा 2520। ये रटा रटाया क्वेश्चन है, ये जो है आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगला संख्या है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित इन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो कुछ मत कीजिए, सिंपल से भाग दे देना है आपको इसमें। 14,587/1250 सिंपल है। भाग जब भी देंगे आप तो देखिएगा, भाग की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे बता देना है। अब जब भाग दीजिएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव तो चला जाएगा, यानी कि आपका जो दशमलव हो जाएगा वो 4 अंक के बाद जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, बोला जरूर भरिएगा। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर्स का, वो रियल नंबर का हमने जो है ऑब्जेक्टिव करा दिया, ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव करा दिया, और बहुत सारी वीडियो जो है मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। आप जो है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अभी, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। यही मैं आप सभी से कामना करता हूँ आपके लिए।
बात करें इस वीडियो की, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।